अब देखो यहाँ पे कल तक हम लोग जो है वो 1773 को देखे, 1773 के बाद 1781 को भी है ना एक्ट ऑफ सेटलमेंट को देखे, 1784 का पीट्स का इंडिया एक्ट देखे। तो हमने देखा 1786 में कॉर्नवालिस आए है ना, उन्होंने भी दादागिरी दिखाया, दो प्रकार से बोला कि मेरे को ये शक्ति चाहिए करके। उसके बाद 1793 देखा गया हमारे द्वारा, 1813 देखा गया, और आज हम लोग देखेंगे 1833 देखेंगे। ठीक है, तो 1813 एकदम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं कल बताया था आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। ये जो चार्टर एक्ट था, इससे परीक्षा में हर बार कोई ना कोई प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, और वैसे ही 1773 जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला है। अब वैसे हर चार्टर एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देना। चार्टर एक्ट भी, इंडियन काउंसिल एक्ट भी, और भारत शासन अधिनियम जो पढ़ेंगे वो भी। ठीक है, तो सब के सब जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो छोड़ना किसी को नहीं है, चाहे वो 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट को रख लो। ठीक है, अब 1833 जो है वहाँ पे क्या हो रहा है इसको देखते हैं। 1833 जो है उसमें विलियम बेंटिक साहब हैं। कौन है? इनको बना दिया गया है भारत का गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तो ये व्यक्ति जो हैं वो दोनों तरफ से इसको याद आप लोगों को रखना है। अब इस समय क्या क्या हुआ, इस समय जो छोटी छोटी चीज़ें हुई उसको मैं पहले बता देता हूँ, याद हो जाएगा आप लोगों को। आप लोग कहाँ चले गए? जैसे इस समय हुआ दास प्रथा का अंत। क्या हुआ? दास प्रथा। अच्छा, बिलीप अभी IRCGPC में भी आया है, ग्रंथपाल भी आने वाले, इसलिए देखो इस समय दास प्रथा जो था ना उस पर रोक लगा, अंत पूरी तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, दास प्रथा पे रोक लगाने की बात यहाँ पे कही गई, लेकिन इसका अंत जो है वो 1843 में हुआ। दास प्रथा का कब हुआ? 1843 में। और किसके द्वारा हुआ? एलन बरो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड एलन बरो के द्वारा इसका अंत किया गया। लेकिन इस एक्ट में 1833 का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट, इसमें ये तय किया गया था कि दास प्रथा पर क्या करना है, रोक लगाना है। आ रहे समझ क्या बोल रहा हूँ? तो दास प्रथा पर रोक जो है वो लगाने का काम जो है, लगाने के लिए यहाँ पे बात कही गई थी, ये ध्यान देना है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, सिविल सेवा। सिविल सेवा परीक्षा का सूत्रपात। सिविल सेवा परीक्षा मतलब IAS परीक्षा। IAS परीक्षा का सूत्रपात भी इसी में हुआ, लेकिन शुरू कब हुआ? डलहौजी के समय में, मतलब 1853 में। ठीक है, इसके बाद 53 पढ़ेंगे हम लोग, एक और चार्टर एक्ट लास्ट वाला 1853। तो ये भी दास प्रथा भी जो है वो बात इसमें कही गई कि दास प्रथा पे रोक लगाया जाएगा, और रोक लेकिन लगा 1843 में एलन बरो के समय में। कब लगा? थैंक यू। एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो। अब 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। दास प्रथा का अंत किसने किया? किसने किया बताओ? एलन बरो ने। दास प्रथा का अंत किसने किया? एलन बरो ने। लेकिन बोला जाता है दास प्रथा पर रोक जो है वो कौन से एक्ट के तहत लगा? तो 1833 का चार्टर एक्ट, बस। ठीक है, तो ये ऐसा प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न, सिविल सेवा परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी लंदन में, वो पहली बार कब तय हुआ? कुछ प्रत्यक्ष भी बोल दो। 1833 में। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन पहली बार कब हुआ? तो 1853 में, डलहौजी के समय में। ठीक है, तो प्रश्न का स्वरूप समझ रहे हो ना आप लोग? इसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़े थे 1813 पढ़े थे, है ना, 13 पढ़े थे। उसमें हमने क्या पॉइंट पढ़ा था? व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति, है ना, ट्रेड मोनोपोली जो है वो समाप्त हो गया। चीन और चाय बचा था, अपवाद 2 बचा हुआ था, तो चीन के साथ या चाय का व्यापार जो है वो बचा हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या पढ़ोगे? व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त, पूर्ण रूप से समाप्त।
ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त। मतलब अब चाय और चीन वाला भी एकाधिकार इनके पास नहीं रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, बहुत सरल सरल चीज़ें हैं यहाँ पे, एकदम सरल चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो सरल है, उसको भी याद कर लो। विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन हुआ 1833 में। ठीक है, हाँ 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 हाँ, लॉ कमीशन, फाइनेंस नहीं, लॉ, फाइनेंस मतलब वित्त हो जाता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन 1833 एक्ट, 1833 की बात चल रही है, विधि आयोग का गठन। याद हुआ? आसान आसान चीज़ें हैं, परीक्षा में एकदम सामान्य सा चीज़ आपको आएगा कि विधि आयोग का गठन जो है वो कब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे विधि आयोग का गठन किया गया विलियम बेंटिक के प्रयास से, इस समय किया गया। राजा राम मोहन राय खत्म हो गया था इसी समय, विलियम बेंटिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यह किया गया। अब यहाँ पे विधि आयोग का गठन हुआ और उसका अध्यक्ष भी बना दिया एक जने को। किसको बनाया बताओ? अध्यक्ष, अध्यक्ष बनाए थे उसको जो अंग्रेजी शिक्षा का जो है सबसे ज़्यादा क्या करता था, प्रशंसा। बताओ, हाँ मैकाले। तो मैकाले जो है इसी को बनाए थे, लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष बनाया गया विधि आयोग का, लॉर्ड मैकाले। मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहलाते हैं, है ना, मतलब फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, है ना, एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम देखो, एजुकेशन सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, एक हम लोग चार्ल्स वुड एजुकेशन पढ़ते हैं, है ना, वुड एजुकेशन, वुड कमीशन बना, वुड कमीशन बनेगा इसके बाद वाले 1853 के एक्ट में बनेगा वुड कमीशन। अब जो मैकाले था वो क्या कहता था, मैकाले जो है, ये देखो छत्तीसगढ़ जब पढ़ोगे ना तो सैंडिस आता है, याद आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ पढ़े हो आप लोग? एडमंड एगेन्यू सुने हो कि नहीं? सैंडिस, क्राफर्ड, विलियमसन पढ़े हो ना सब? तो उसमें एक व्यक्ति आता है सैंडिस। सैंडिस जब अधीक्षक बन के आता है, पुलिस अधीक्षक, तो वो क्या करता है, अंग्रेजी शिक्षा जो है वो प्रयास करता है लाने का यहाँ पे, अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, तो जितने अंग्रेज अधीक्षक हैं वो तो 1818 से 1830 तक रहते हैं, 1830 तक रहते हैं। और लास्ट वाला कौन रहता है? क्राफर्ड रहता है। तो 25 से 27 तक कौन रहता है? तो वो सैंडिस रहता है। और सैंडिस जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बोलता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। इसका मतलब समझो कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए मैकाले जो है उसका प्रयास पहले से शुरू हो चुका है कि नहीं? इसका प्रयास पहले से शुरू हो चुका है। अब इसको जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए जब विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय आए जब, तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो है वो चालू करने के लिए प्राथमिक स्कूलों में शुरू कर दिया गया था कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो अंग्रेजी देना शुरू करो आप लोग। क्यों? क्योंकि 1813 के एक्ट में हमने देखा कि ईसाई धर्म प्रचार के लिए यहाँ पे आना शुरू कर दिए। और ईसाई धर्म प्रचार कैसे करेंगे? अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से तो करेंगे ना, कि हिंदी सीख के आए थे वो लोग, धीरे धीरे वो लोग सीखेंगे होंगे, है ना। धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि जो जितने अंग्रेज थे ना अधिकारी, वो लोग हिंदी बोलना शुरू कर दिए थे। सब के सब नहीं, मतलब आधा आधा, जैसे हम लोग समझते हैं जैसे दूसरी भाषा, वैसे ही वो लोग हिंदी समझना शुरू कर दिए थे। लगान फिल्म टाइप का। अब वो सही कहानी भी है। अभी आप देखे होंगे कि एक ऑस्ट्रेलिया या कहाँ के प्रधानमंत्री आए थे, उसी समय वहाँ के नागरिक लोग भी आए थे, और उनके साथ जो आते नहीं हैं, पूरा जो एम्बेसडर लोग आते हैं वहाँ पे, है ना, तो एक जो लेडी है ना, वो हिंदी बोल रही थी पूरी। आप देखे थे यूट्यूब में, विदेशी लोग पूरा हिंदी सेम टू सेम बोलते हैं, हम लोग जैसे बोलते हैं। आप सुनना कभी, वो लोग इतना मतलब एक्सपर्ट लोग हैं। आते हैं वृंदावन में तो घूमते रहते हैं, साड़ी पहने हिंदी बोल देते हैं पूरा। हाँ, इस्कॉन तो पूरे विश्व में, वो इस्कॉन वाले लोग ना पूरे विश्व में उनका मंदिर है। और वहाँ पे ना यही सब अंग्रेज, इस्कॉन वाले, एक मेरा मित्र है, अब बता रहा हूँ आप लोगों को, वो IITian था, वो IIT से पढ़ाई किया, सोच लो। उसका जब सॉफ्टवेयर कंपनी, एक डेल सॉफ्टवेयर कंपनी है, डेल, और
रुकना बता रहा हूँ मैं, उसका नाम कुछ और है, उसका नाम ही डेल ऐसा कुछ था, उसका नाम डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी ऐसा कुछ था, और सामने में उसका कंपनी कुछ नाम और था। तो चेन्नई में उसका नौकरी लगा, ठीक है। अब जब उसका चेन्नई में नौकरी लगा तो उस समय मतलब करीब करीब 10-12 साल पहले की बात है, तो उसका पैकेज जो है वो 12 लाख रुपए का था। तो जब वो घर गया ना, तो उसके गांव में उसका स्वागत जो है एकदम बैंड बाजे के साथ कर रहे थे, बैंड बाजे के साथ स्वागत हुआ। अब वो मेरे ही समाज का है, तो अब उसका ना स्वागत हो गया, वो 2 साल वहाँ पे काम किया। तो वो जब फ़ोन करता था वो केवल अंग्रेजी में बात करता था वो, ठीक है, वो फ़ोन करता था अंग्रेजी में बात करता था। कुछ समय के पश्चात उसका जो है दिमाग को ऐसा भ्रमित कर दिए, जो हेलुसिनेशन, वो क्या बोलते हैं एक ठो, जिसको वो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ हिप्नोटिज्म जो है वो करके उसको ऐसा कर दिए कि वो लड़का जो है वो छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, शादी वादी कुछ नहीं किया। अब पूजा पाठ में लग गया, इस्कॉन के साथ जुड़ गया, इस्कॉन में शिक्षा लेना शुरू कर दिया। अब पूरा गीता पाठ, ये पाठ वो पाठ, सब को पूरा अंग्रेजी में पढ़ते हैं हम लोग, पूरा अंग्रेजी में। अब पूरा अंग्रेजी में ये सारी चीज़ों को, भागवत गीता वगैरह सब सुनाता था वो। और उसके बाद जो है वो बार बार फ़ोन करता था मेरे को, बार बार फ़ोन करता था मेरे को। तो वो मेरे को भी बोलता था कि आओ आप भी इसी में, बहुत अच्छा जगह है, अच्छा लगता है, शांत है, ऐसा वैसा करके। तो मैं समझ गया कि ये तो पूरा भ्रमित करने वाला है ना, ब्रेन वॉश हो रहा है। तो फिर एक दिन मैं देखा एनडीटीवी में, इंडिया टीवी में चल रहा था कि आईआईटीएन लोग जो है साधु बने, आईआईटीएन लोग साधु बने। तो आईआईटीएन जितने थे ना, वो लोग, उनके माँ बाप लोग परेशान थे वहाँ पे। अब वो लोग बोल रहे थे कि ये बच्चा जो है बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, इसको जो है भ्रमित कर दिया गया, ब्रेन वॉश कर दिया गया, ऐसा करके। तो वो परेशान अपना बता रहे थे वहाँ पे। तो मेरे को ध्यान आया कि यार अरे इसको भी तो किया गया है। अब वो लड़का विदेश जाता है, पता है, विदेश में जो है उसका संबोधन होता है, प्रवचन होता है, सब होता है उसका वहाँ पे। अब पूरा अंग्रेजी में ज्ञान देता है वो, यहाँ नहीं आता है वो, पूरा अंग्रेजी में पूरा बताता है वो। तो अब उसके माँ बाप लोग जो है ना एकदम दुखी रहते हैं बेचारे, एकदम दुखी हो गए हैं अब कि लड़का जो है वो अब हमारे हाथ से निकल गया, ऐसा करके। तो दो स्थिति है, पैसा कमाना जो है, देखो ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा कमाओ बहुत, है ना, पैसा तो उसमें भी उसको मिल रहा होगा, रोशन कर रहे हैं तो विदेश में, हाँ, लेकिन माँ बाप लोगों से दूरी बन गया। अब वो क्या है, गृहस्थ जीवन में नहीं रह पाएगा, तो माँ बाप लोग जो हैं वो अब उसके दुखी हो गए। तो ऐसे ही होता है जीवन। तो ये व्यक्ति जो है, लॉर्ड मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा लाया था, यही व्यक्ति है जो भारत में भी पूरा शुरू करता है। और इसी के समय विलियम बेंटिक और वो राजा राम मोहन रॉय आए थे। तो ये लोग भी चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा जो है वो प्रसार होना चाहिए भारत में पूरा, और धीरे धीरे हो भी गया, है ना। याद हुआ ये, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, इतना चीज़ को बस याद रखना, एक विधि आयोग का याद रख लेना, व्यापारिक एकाधिकार को याद कर लेना, दास प्रथा पर रोक को याद कर लेना। आपकी परीक्षा में तो मैं बता रहा हूँ, भारत का गवर्नर जनरल भी पूछ सकता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये प्रश्न बहुत दिन से नहीं आए हैं, ऐसे प्रश्न को पूछ देता है, ठीक है। विधि आयोग वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। अब देखो, अठारह का चार्टर एक्ट, 1853 मतलब क्या हुआ, 1848 से 56 तक कौन था, लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 तक डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ये व्यक्ति थे। अब डलहौजी जाने जाते हैं अपने हड़प नीति के नाम से। किसके नाम से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से। तो ये जो है वो पूरा सभी राज्यों को जो है वो हड़प ले रहे थे, ठीक है, लैप्स कर ले रहे थे कुल मिला के। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से इन्होंने सतारा को, जैतपुर को, संबलपुर को, बघाट को, है ना, और उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को, मैं क्रम से ऐसा बता दिए, ठीक है। 1848 से 54 तक, 53 में झांसी, 54 में नागपुर, ठीक। तो सभी को ये क्या किए, अपने राज्य में मिला लिए। किन राज्यों को मिलाए, कि जिनके राज्य में उन राजाओं की मृत्यु हो गई बिना पुत्र के। अब
ये लोग क्या करते थे, जैसे मणिकर्णिका फिल्म आई है ना, झांसी की रानी फिल्म, तो वहाँ पे क्या दिखाया गया कि कंगना जो है ना, मतलब मैं आधा घंटा ही देखा फिल्म को, कंगना जो है उसका जो पति है ना, और उसका बच्चा नहीं हो रहा था, तो ये लोग ना नियम निकला कि उसको हड़पेंगे हड़पेंगे ऐसा करके, तो वो लोग क्या करते हैं, एक बच्चा गोद लेते हैं, बच्चे को गोद लेते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, आज से ये मेरा बच्चा हो गया ऐसा करके बोलते हैं। तो डलहौजी बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये बहुत गलत है, हम लोगों को जो है वो राज्य चाहिए भारतीय सभी, और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है जो भी उत्तराधिकार का नियम है ना, उसमें खून का, हाँ खून का जो ब्लड रिलेशन जो है वो उसी को रखेंगे, और ऐसा गोद लेने वाले को नहीं रखेंगे, तो उसके राज्य को जो है हम लोग छीन लेंगे, ठीक है। तो ये अब नियम बना लिया। अब उसी नाम से जो है वो लखनऊ में बेगम हजरत महल है ना, उनके साथ भी वही हुआ सेम, और झांसी में भी सेम काम हुआ वही, कि उनकी औलादे जो हैं वो गोद ली, अडॉप्ट किए थे वो लोग दोनों जने, तो उनको नहीं माना उसने डलहौजी ने, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, 1847 क्रांति हो गई। तो यहाँ पे जो चार्टर एक्ट बना वो डलहौजी के समय बना, ठीक है। तो डलहौजी के समय में जो है वो एक चीज़ ध्यान देना कि पहला काम क्या किया कि विधि जो आयोग बना हुआ था 1833 में, है ना, तो विधि आयोग में के सदस्य की संख्या बढ़ाई गई, संख्या बढ़ाई गई, और इसे मतलब विधि आयोग का जो सदस्य है उसको, है ना, और इसे गवर्नर जनरल की परिषद में जगह मिला, स्थान मिला। (1853) का प्रमुख कार्य जो है वो ये था कि विधि आयोग के सदस्य की संख्या एक ही बढ़ाई गई, और उनको गवर्नर जनरल की जो परिषद था, काउंसिल था, उसमें जो है वो स्थान मिला। ये 1853 का एक्ट की बात की जा रही है, 1853 का एक्ट की बात की जा रही है। दूसरा पॉइंट, लंदन में पहली बार IAS की परीक्षा या सिविल सर्विस परीक्षा, है ना, परीक्षा आयोजित की गई, लंदन में पहली बार IAS की परीक्षा क्या की गई, आयोजित की गई, ठीक है। तो ये चीज़ को एकदम अच्छे से याद रख लो कि लंदन में पहली बार आयोजित हुआ, ये परीक्षा हुआ है, ठीक है, यही परीक्षा पहली बार हुआ है आयोजित, किसके समय में हुआ है, तो डलहौजी के समय हुआ है। किस एक्ट के तहत हुआ है, 1853 का चार्टर एक्ट के तहत हुआ है। याद हुआ, दोनों पॉइंट याद हो गए आप लोगों को, है ना। अब इसमें एक पॉइंट और था, यहाँ पे 1833 में कहाँ गया, चलो छोड़ो उसको। अब 1853 में दो पॉइंट आप लोगों को याद हुआ, एक तो सामान्य सा पॉइंट है, एक बहुत सामान्य सा पॉइंट है ना, कि विधि आयोग के एक सदस्य बढ़ा दिए। दूसरा पॉइंट और इजी है कि उसमें क्या किया गया, सिविल सेवा का परीक्षा आयोजित। अब सिविल सेवा परीक्षा के बारे में बात कब किया गया था, 1833 में, है ना, लेकिन परीक्षा आयोजित कब हुआ, 1853 में हुआ। याद हो गया ना। अब देखो द्वैध शासन व्यवस्था, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो लागू हुआ था 1784 में, ठीक है, उसे पूरी तरह समाप्त किया गया, पूरी तरह समाप्त किया गया। दूसरा,
53 तो लिखा हूँ, यही 6 उसी का पॉइंट है, 2 पॉइंट लिखवाया था वहाँ पे, उसके बाद तीसरा पॉइंट है ये, है ना, तीसरा और चौथा लिख लो इसको, चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, द्वैध शासन उसे पूरी तरीके से समाप्त यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, याद हुआ? दो द्वैध शासन मतलब समझ गए थे कल आप लोग, है ना, इसको पूरी तरीके से इसी समय जो है वो समाप्त कर दिया गया। और दूसरी चीज जो 1800 हम लोग पढ़े थे 1793 में जो पढ़े थे कि जो राजस्व जो है वो देना है कहाँ से, भारत के राजस्व से देना है। ठीक है, तो 1800, फिर गलत लिख रहा हूँ मैं ना, एक मिनट सुधार देना, चौथा 1793 के द्वारा तय की गई थी भारतीय राजस्व से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा, इसे समाप्त किया गया, इसे समाप्त किया गया। याद हुआ? 1793 में तय हुआ था जो कि वेतन जो है वो कहाँ से देना है, भारतीय राजस्व से, उसको समाप्त किया गया। अब देखो 53 तक आते आते क्या हो रहा था कि अंग्रेज़ों को एक चीज़ पता चल गया था 53 तक आते आते कि अब ना भारतीय हो रहे हैं एक, भारतीय क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना शोषण बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे। तो इनको ना डलहौजी के समय तक ना इनको खुफिया जानकारी मिलना शुरू हो गया था कि ये लोग ना एक हो रहे हैं, दंगा करने वाले हैं, फसाद करने वाले हैं, इस प्रकार से चीज़ें हो गई थी। क्योंकि देखो राजस्व, भू राजस्व व्यवस्था जो लागू हुआ था, है ना, जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो लागू हुआ था, उसके अनुसार क्या था, महालवाड़ी सुने होंगे, रैयतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो शोषणकारी व्यवस्था थी सारी की सारी। मतलब हाँ, मतलब एक व्यवस्था के बाद जमींदारी लोग पहले शोषण कर रहे थे किसानों का, है ना, तो जमींदारी व्यवस्था को भी ख़त्म किया गया, और वहाँ पे जो बिचौलिया का जो काम करते थे जमींदार लोग, उसको भी पूरा ख़त्म कर दिया गया, है ना, मध्यस्थ वाला चीज़ ख़त्म कर दिए। तो कुल मिला के ना किसी का नुकसान वहाँ पे हो रहा था, किसी न किसी का। तो इस नाम से भारतीय परेशान रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे। राजा राम मोहन राय के आने से पुनर्जागरण हुआ, रेनशाह हुआ जो, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय जो धार्मिक परंपराएं थी, प्रथा थी, उसमें भी इंटरफेयर हुआ। अरे समझ, धार्मिक प्रथाओं पे जो है इंटरफेयर जो है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन धार्मिक प्रथाओं पे भी इंटरफेयर होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे इसी में जो है वो बोला जाएगा, इसी में एक पॉइंट और है कि रंग के नाम से, रूप के नाम से, जाति के नाम से भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें बोला जाएगा, देखो ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना, इसमें लेकिन बोला जाएगा पॉइंट। तो इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लेना, रंग, रूप, जाति के नाम से भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव नहीं होगा, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी प्रकार का, ये बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भेदभाव जो है वो अंग्रेज लोग करते ही हैं हमेशा से। तो डलहौजी को ना इन सारी चीज़ों के बारे में भनक लग गई थी कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि झांसी की रानी को भी, झांसी को भी ये लोग छीन लिए, लखनऊ को भी छीन लिए, उदयपुर को छीन लिए। नाना साहब जो थे, बाजीराव पेशवा जो थे ना, बाजीराव द्वितीय, उसके दत्तक पुत्र थे ना, दत्तक पुत्र मतलब अडोप्ट वाले, है ना,
नाना साहब को बोले थे कि ये मेरा बेटा है ना, यही गद्दी पे बैठेगा। नाना साहब जब गद्दी पे बैठते हैं तो मुगल अंग्रेज़ लोग आ जाते हैं उस समय तक, तो अंग्रेज़ों की 1818 के बाद। अब उसके बाद नाना साहब को पेंशन मिलना चाहिए था वहाँ पे उस क्षेत्र के लिए, तो नाना साहब को पेंशन नहीं मिलता है, ठीक है। नाना साहब को उनके क्षेत्र जो नागपुर वाला क्षेत्र था जहाँ पे पेशवा थे, पूना में पेशवा थे, तो उस क्षेत्र से निकाल देते हैं, कानपुर चले जाते हैं, पेंशन उनको नहीं मिल रहा है, तो वो अलग परेशान है। अब बेगम हजरत महल अलग परेशान है। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे परेशान है ना। लियाकत अली परेशान है। बहादुर शाह जफ़र जो है उसकी जो श्रीमती थी है ना, बेगम जो थी, वो तो बहुत बुजुर्ग हो गया था, उसको भी काल कोठरी में रख दिए थे ये लोग, उसको भी दिल्ली में कैद कर लिए थे। तो हर प्रकार से जो है वो भारतीय हर वर्ग जो है अंग्रेज़ों से परेशान हो गया था, और इस चीज़ के बारे में डलहौजी को पता चल गया था, डलहौजी को पता चल गया था, क्योंकि गुप्त संगठन जैसे जैसे बनना शुरू होता है तो वहाँ की सरकारों को पता चलना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से 1925 से लेकर 28-31 तक भगत सिंह थे, सरदार भगत सिंह, और उसके पहले जो है चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सन्याल, रोशन लाहिड़ी, सुने हो ना आप लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, इनकी एक पार्टी बनी थी HRA रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन। उसके बाद फिर वो सोशलिस्ट रिपब्लिकन बन जाता है ना, मतलब एस जुड़ जाता है, तो वो समाजवाद शब्द जुड़ जाता है जब चंद्रशेखर आज़ाद बनाते हैं जिस पार्टी को, जिसमें भगत सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, तो वहाँ पे समाजवाद शब्द को जोड़ दिया जाता है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब भगत सिंह को देखो पहले फांसी होगी काकोरी कांड के नाम से, किसको, 3 लोगों को फांसी होती है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाहिड़ी, एक और थे, क्या नाम था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, और एक और थे, रोशन लाहिड़ी नहीं था, एक और था, एक क्या नाम था उसका, आप लोग जानते हैं शायद। 3 लोगों को फांसी होती है, चंद्रशेखर आज़ाद भाग जाते हैं, है ना, नहीं वो तो बाद में है, वो बाद में है, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी वाला। तो फिर बाद में 31 में जो है वो किसको मिलता है, भगत सिंह जो आप बोल रहे हो, सुखदेव राजगुरु को मिलता है ना। अब ये जो दोनों को फांसी हुई है, 6 लोगों को फांसी 2 बार में होती है, तो अब उसके बाद आप लोग ऐसा घटना सुने हुए, क्रांतिकारी घटना बताओ। उसके बाद जब इतिहास पढ़ोगे तो आधुनिक इतिहास में आप लोग देखो 1930-31 के बाद, 31 में फांसी होती है, 23 मार्च 1931, 31 के बाद याद करो तो अब कहाँ पे अब क्रांतिकारी गतिविधि हुई है। अब आज़ादी तक क्रांतिकारी गतिविधि नहीं होती, पूरा सपाट चल रहा, बस हाँ, वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, हाँ, ऐसा कुछ नहीं, न फांसी दिया गया था, न क्रांतिकारी कोई पार्टियाँ बनी। सुभाष चंद्र बोस की बनी, लेकिन वो भी किस नाम से बनी, क्योंकि वो ना सपोर्ट मिला उनको जापान से, जर्मनी से, है ना, सिंगापुर से, तो उनको सपोर्ट मिला, और उनकी पूरी जो टीम थी वो कहाँ चली गई थी, सिंगापुर चली गई थी, वो जापान की तरफ से लड़ रहे थे। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था उसमें उनकी जो टीम थी वो कहाँ से लड़ रही थी, बाहर से लड़ रही थी, भारत में हमला कर रही थी। इसीलिए कुछ लोग उनको ना अभी भी क्या बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, सुने होंगे आप लोग। मतलब उनकी जो पार्टी है ना, आज़ाद हिंद है ना, आज़ाद हिंद फौज जो पार्टी थी, वो ब्रिटेन हमारे ऊपर कब्जा किया था, और भारतीय जो सैनिक हैं वो लड़ रहे थे ब्रिटेन की तरफ से, भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटेन की सेना में थे भारतीय सैनिक। लेकिन आज़ाद हिंद फौज जो है उसकी सेना कहाँ से लड़ी थी, उसकी सेना जापान, जर्मनी, सिंगापुर तरफ से लड़ी थी, और हमला हो रहा था हमारे यहाँ ही तो हो रहा था ना, क्षेत्र तो हमारा ही है। तो आज़ाद हिंद फौज की सेना को कुछ लोग जो हैं वो इसी नाम से बोलते थे, देशद्रोही थे ये लोग बोलते थे। और उसी के नाम से जब आज़ाद हिंद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इनको, आपको पता होगा कि इनके ऊपर पूरा केस चलता है आज़ाद हिंद फौज के ऊपर, है ना। अब बाद में फिर यही सब लोग लड़े, वो काटजू एक वकील थे, तेज बहादुर सप्रू वकील थे, पंडित नेहरू खुद वकील थे, मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे, ये सब लोग उनका केस लड़ते हैं उनको बरी करने के लिए, और फिर ये लोग बरी होते हैं। तो क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं वो समाप्त हो रही थी। क्यों वो समाप्त हो रही थी? क्योंकि दबाव बनाया जा रहा था उनके ऊपर कि अब देखो हम लोग फांसी दे रहे हैं इन लोगों को, तुमको भी हम लोग फांसी दे देंगे। अब ये लोग ना बड़े नेता थे तो इनका नाम अखबारों में सब जगह पता चल रहा था। बहुत सारे छोटे छोटे जो छुटपुट नेता थे ना,
उन लोगों को वो ऐसी गोली मार के कहीं भी फेंक फेंक देते थे, किसी को दफना देते थे, समझ रहे हो ना, किसी को तोप से उड़ाए थे। छोटे नेताओं का कोई जिक्र कहीं पे नहीं है, ना किताबों में मिलेगा ना मैगजीन में मिलेगा। तो यहाँ पे डलहौजी वाले समय में 1853 में ये जो चीज़ें हैं, द्वैत शासन समाप्त किया गया और उसके बाद भारतीय राजस्व पे जो वेतन दिया जा रहा था भारतीय राजस्व से, उसको इसी समय समाप्त किया गया। रंग रूप जाति के आधार पे हम लोग सेना में जो भी भर्ती करते हैं या कर्मचारी भर्ती करते हैं उस पर भेदभाव नहीं करेंगे, ये उस समय बोल दिया गया, क्योंकि उनको थोड़ा सा हिंट लग गया था कि अब कुछ हो सकता है। अब इसके पश्चात क्या हुआ, इसके पश्चात जो है वो आपको पता है क्या हुआ, 1857 की क्रांति हो गई, रिवॉल्यूशन हो गया सीधा। और ये क्रांति जो हुई है वो कुल मिला के आँख खोल देती है ब्रिटिश सरकार का। 1857 क्रांति क्या करती है, ब्रिटिश सरकार का आँख खोल देती है। आप लोगों को लेट तो नहीं हो रहा है ना? क्योंकि अभी 1 घंटा नहीं पढ़ाया हूँ। ब्रिटिश सरकार का आँख खोल देगी ये क्रांति जो है वो। अभी तक क्या हो रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या कर रही थी, शासन व्यवस्था में थी अभी तक, है ना। मतलब वही जो है वो पूरा जितना भी चीज़ था वो संचालित कर रही थी। 1857 क्रांति में जब ये दंगे होते हैं तो उस समय वायसराय कौन बन के आया, गवर्नर जनरल कौन बन के आया, कैनिंग, है ना, कैनिंग बन के आया। और जैसे घटना होती है कैनिंग को बना दिया जाता है वायसराय बना दिया जाता है ना, डलहौजी हट जाया जाता है, डलहौजी का पत्ता कट गया है, कैनिंग बन गया है, वायसराय बन गया हुआ है। अब वायसराय का कनेक्शन सीधा कहाँ है, ब्रिटेन की महारानी से, सीधा वहाँ से कनेक्शन है, ठीक है। अब देखो आप लोग एक चीज़ याद करो, हम लोग 1784 में पढ़े थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पढ़े थे, है ना। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ निदेशक, मतलब निदेशक मंडल और कंट्रोलर, नियंत्रक मंडल दोनों पद समाप्त कर दिए गए, दोनों समाप्त कर दिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अब कोई नहीं रहेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी कोई नहीं रहेगा, ठीक है। अब तुम लोग जो है भगो यहाँ से, हम लोग संभालेंगे, हम लोग खुद संभालेंगे, अब तुम लोग भगो, ठीक है। क्योंकि क्रांति हो गई, क्रांति के बाद अंग्रेज़ों को ये लगा कि अब जो है भारतीय इनसे संभलने वाले नहीं हैं, इनसे संभलने वाले नहीं हैं, हम लोगों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और तभी जो है काम का है, भारतीयों को संभालना मुश्किल है। तो वो लोग क्या किए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोलर दोनों पद को पूरा तरीके से समाप्त कर दिए। इसके लिए क्या लाए, इसके लिए लाए भारत सचिव का पद, भारत सचिव का पद बनाया गया। हाँ, और ये कौन रहता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही सदस्य रहता था, है ना। मतलब ये कौन रहता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही सदस्य रहता था, ये सदस्य होता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य भारत सचिव का पद बनाया गया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही सदस्य होता था। याद हुआ कि नहीं? पहला तो बहुत आसान है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बीओसी, और बीओसी को ख़त्म कर दिया गया, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी, और ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बीओसी। तो बीओडी और बीओसी को ख़त्म कर दिया गया। भारत इंडियन सेक्रेटरीट का पोस्ट जनरेट किया गया, और वो जो है वो कौन रहेगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक व्यक्ति है उसी को बनाया जाएगा, इंडियन सेक्रेटरीट का पद दिया जाएगा। इंडियन सेक्रेटरीट जो है उसके साथ क्या होगा, भारत सचिव जो है का सहयोग करने
भारत काउंसिल या भारत परिषद, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल इंडियन काउंसिल 15 सदस्यों वाली बनाया गया। आ रहा है समझ? भारत सचिव का सहयोग करने भारत परिषद 15 सदस्य वाली बनाई गई। मतलब ये लोग क्या करेंगे, इंडियन काउंसिल जो बना है परिषद, वो भारत सचिव का जो इंडियन सेक्रेटरीट है उसका सहयोग करने के लिए बना हुआ है, और ये हर प्रकार से सहयोग करेगा, हर प्रकार से। लेकिन इसमें भी अब चीज़ें अलग हैं। भारत अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीज़ें, ठीक है, वह अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा मतलब आईएएस है ना, आईएएस संबंधित मामलों में यह मत लिखो यार, नाम ही लिख लो, मामलों में भारत परिषद की सलाह भारत सचिव को मानना होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? देखो, एक इकोनॉमिक वाला है ना, और एक आईएएस वाला, सिविल सर्विस वाला, दो मैटर ऐसा रहेगा जिसमें भारत परिषद जो 15 सदस्य वाली बनी हुई है ना, सहयोग के लिए किसके, इंडियन सेक्रेटरीट जो सचिव के लिए है ना, उसकी बात को, मतलब भारत परिषद जो बात करेगा इन दोनों मुद्दों पे, अखिल भारतीय सेवा और अर्थव्यवस्था पे, तो इसकी बात जो है वो माननी पड़ेगी। किसको माननी पड़ेगी? भारत सचिव को माननी पड़ेगी, ठीक है, इसकी बात उसको माननी पड़ेगी। लेकिन बाकी मुद्दों पे क्या, तो बाकी किसी भी मुद्दे पे जो भारत सचिव है वो इनकी बात मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको लिखना है, लिखो उसको, बोल रहा हूँ उसी को लिखो। बाकी किसी भी मुद्दे पे भारत सचिव भारत परिषद की बातों को मानने के लिए या सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। याद हो रहे हैं? आप लोगों को टेबल बना के याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ये सोचोगे कि हम लोग एकदम अच्छे से याद कर लिए क्लास में, ऐसा नहीं होता, कभी याद नहीं होगा एक साथ, क्योंकि ये सबसे कठिन टॉपिक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। इतिहास, संविधान में दो टॉपिक सबसे कठिन हैं, एक है केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध को पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, याद करना, और दूसरा टॉपिक है यही। अब उसके बाद इतना सरल टॉपिक है, आप लोग को देखना एकदम आसानी से याद करा दूंगा मैं, एकदम आसानी से, ट्रिक के माध्यम से या बोल के ही सामान्य चीज़ों से एकदम आसानी से आप लोगों को ये याद हो जाएगा। संविधान, राष्ट्रपति चाहे राष्ट्रपति का महाभियोग हो, है ना, चाहे उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य को कैसे हटाए जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें देखना आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा, जैसे 6वीं 7वीं का क्लास चल रहा है। ये वाला जो टॉपिक है इसको ना रटना पड़ता है, समझना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तब याद होगा। ज़्यादा पॉइंट को याद मत करो, इसका टॉपिक वो क्या है पता है, ट्रिक, ज़्यादा पॉइंट याद मत करो, जितना भी एक्ट है उसमें कम को याद करते चलो, और फिर जब याद हो जाता है फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट को याद करो, फिर याद हो जाता है फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट को याद करो। तो ये आपको याद हुआ कि नहीं? पूरा पॉइंट बात चल रहा है भारत सचिव का। भारत सचिव एक बनेगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य होगा,
उसके सहायता के लिए बनाया जाएगा एक इंडियन काउंसिल बनाया जाएगा, भारत परिषद बनाया जाएगा। भारत परिषद जो है वो इकोनॉमिक वाले मामले और IS वाले मामले पे सलाह देगा। किसको सलाह देगा? भारत सचिव को सलाह देगा। अब वो उसको मानने के लिए बाध्य है, लेकिन बाकी किसी भी विषय पे वो इनकी बातों को, भारत परिषद की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो सर्वे सर्वा है। याद हो गया। और इसी के पश्चात 1858 के पश्चात ही ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। मतलब सबसे पहले तो वही आता, उसको मैं अभी लिखवा रहा हूँ, लिखो उसको। 1858 है ना, उसमें लिखो ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। पूरी तरीके से इसको घोषित कर दिए कि तुम ही जो है वो अब भारत की क्या हो? सम्राज्ञी हो। हाँ, तो अब जो है वो ये रानी बन गई है भारत की, ठीक है। लेकिन ये ना अभी घोषित किया गया, लेकिन 1877 में जो है ना वो ऐसा होता है, पूरी तरीके से डिक्लेयर होती है वो 1877 में, ठीक है, वो पूरी तरीके से होती है। उसी समय जो है वो दिल्ली आगमन होता है, जॉर्ज चतुर्थ या पंचम, किसी का चतुर्थ का दिल्ली आगमन होता है। तो भारत आगमन जो होता है ना वो 3 बार होता है इन लोगों का, 3 बार। एक ठो आपको याद होगा लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में हुआ था, है ना, और एक 1903 में हुआ था, और हाँ 1903 में, और एक 1870 में। तो 3 बार जो है ना दिल्ली आगमन होता है उन लोगों का, ठीक है, 3 बार। और अच्छे भव्य सेवा होता है उन लोगों का, बहुत अच्छे से सेवा होता है। और 11 में तो क्या होता है कि वो राष्ट्रगान गाया जाता है, याद होगा आपको, है ना, उन्हीं के लिए बनाया गया था, जन गण मन अधिनायक, है ना। तो उसका अर्थ भी जो है वो कंट्रोवर्शियल है वो काफ़ी, कि जन के, धन के, मन के अधिनायक, है ना, आपकी जय हो, ऐसा उसका अर्थ है, जन गण मन अधिनायक जय है। तो इसी नाम से उसको बोला गया कि उन्हीं के लिए बनाया गया था। उसको राष्ट्रगान क्यों बोला जा रहा है? राष्ट्रगान तो होना चाहिए वंदे मातरम होना चाहिए, ये बोला जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप लोग याद करके आना। कल सिलेबस को हम लोग और देखेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे, है ना। कल सिलेबस पे हम लोग चर्चा करेंगे तो समझ आएगा कि क्या होने वाला है। आप लोग को मैं